बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त हो गए और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आज पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। आईसीएससी वाले मेरे बच्चों, आप सभी के लिए बैक बेंचर सीरीज लॉन्च करी गई है। यू ऑल नो इट वेरी वेल। और हम लोग बात करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर की। अब भाई साहब चैप्टर तो है लंबा और है भी अच्छा, इजी है, मार्क्स बना के देगा हमको। तो हमें करनी है तैयारी इसकी अच्छे से, कहीं ना रह जाए ये चैप्टर हल्का, और ऐसा ना हो कि भाई हम लोग आते हुए मार्क्स इसमें गवा दें। तो क्या क्या है एक बार पूरी थीम ही समझ लेते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी, इनके फॉर्म्स को पढ़ रहे होंगे हम लोग। इसमें इनके रिलेशंस भी देखेंगे, आपस में क्या कोई रिलेट करते हैं, या इनके और फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज जो हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जीज के जो फॉर्म है और पोटेंशियल एनर्जीज के फॉर्म में जो, और टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो हैं, वो कन्वर्जन्स ऑफ जो एनर्जीज हैं, वर्क के रिलेशंस टाइम से, पावर से, इन सब की बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। टोटल मिला के आप समझो 5 to 7 मार्क्स कंटेन करेगा हमारे बोर्ड्स में, और हमको वो जमा के वर्क करना है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आई कैन एश्योर यू कि शुरुआत से लेके एंड तक में आपको वो सारी बातें डिस्कस हो रही होंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं। एंड रेस्ट एश्योर्ड कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो पूरा फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, तो आप इत्मीनान से बोल सकते हो कि चैप्टर आपको आ गया समझ में भी और आपके मार्क्स में भी। ठीक है, चलो भाई, तो चालू करते हैं। सबसे पहले वर्क के इंट्रोडक्शन से। ना कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है। अब हमें पता है कि वर्क अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एक मेंटल वर्क होता है, हम पढ़ा रहे हैं आपको, इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क, राइट। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे वो होगी मैकेनिकल वर्क की। तो जब चैप्टर शुरुआत होगा हमारा, तो वर्क तो कोई भी भाई मेंटल एक्टिविटी है, लेकिन क्या हमको सब पे ध्यान देना है? नहीं, हमें इसके साइंटिफिक पैरेलल से बात करनी है। मतलब वो वर्क जो कि प्रोड्यूस होगा जब फोर्स अप्लाई जाए और किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो रहा हो मोशन। तो ऐसे वाले वर्क को हम लोग यहाँ पे एनकाउंटर कर रहे होंगे। सो वो वर्क कौन सा होता है? वो वर्क होता है हमारा जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए फोर्स और वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से मूव कर जाए। सर ये किस पे डिपेंड करेगा? वक्त तो समझ आ रहा है कि यह बुक रखी थी, बॉटल रखी थी, हमने उठाई यहाँ रख दी, ये पेन यहाँ रखा था, ये रिमोट यहाँ रखा था, मैंने उठा के इसको यहाँ रख दिया, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। सर ये सब बहुत बेसिक्स है, हमको ये तो हमको आता ही है, थोड़ा डिटेल में लेके जाओ हमको। तो सर किस पे डिपेंड करेगा? पहला तो सर कितना फोर्स लगाया गया है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के, कि भाई जो फोर्स लगाया गया है उसकी डायरेक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। हमने कहा ठीक है सर, डायरेक्शन का फंडा समझ नहीं आया। मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड का मतलब बिल्कुल नहीं पता हो, होती है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, हाउ मच अमाउंट इट इज फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी दैट इज बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होने वाला है? हो सकता है वो 5 हो सकता है वो 10 हो, वो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। और हमारे पास डायरेक्शन क्या है? क्या वो अलोंग द लाइन ऑफ द एक्शन है, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट जा रहा है वहां पर है, उसके अपोजिट है, या फिर क्या है? हम लोग उसको देख लेते हैं अभी। सर एक और बात होगी, द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज मूव। ये ऑब्जेक्ट कितना दूर गया है। मान लो ये इसका इनिशियल पॉइंट था जहां पर ये 0 लेवल मान लेते हैं, और ये बॉक्स उठ के 5 मीटर की दूरी पे आ गया। लेट्स से इट डिस्प्लेस बाय 5 मीटर फ्रॉम द इनिशियल लाइंस। तो अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्शन है, जो डिस्टेंस इसने कवर करी, जिस यहां से यहां के बीच में, वो भी तो फैक्टर करेगा कि हम कितना दूर उसको लेके जा रहे हैं। जैसे भाई अगर मैं कहूं कि आप कानपुर से दिल्ली जा रहे हो या कानपुर से मुंबई जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कानपुर से दिल्ली की डिस्टेंस जो है वो कम है देन दैट ऑफ द मुंबई। तो यहां से जो मुंबई की डिस्टेंस है उसके लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। दैट इज वाई जो रेल फेयर होते हैं, एयर फेयर होते हैं, वो ज्यादा लंबी डिस्टेंस के लिए ज्यादा होते हैं फॉर दस कॉमन रीजंस कि ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा, और वो हमारे पास वहां से बेसिक्स बन जाते हैं। अब ये दो बातें मैं समझ आ गई सर, एक तो हमारे पास फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन भी हमारे काम की है। तो इससे रिलेशन आएगा हमारा, दैट इज वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। आप इसको पढ़ भी चुके हो, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ एस का फॉर्म, जो कि बहुत पॉपुलर है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस बारे में हमको कोई भी नहीं होनी चाहिए दिक्कत। भैया क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात कह रहे हो भाई? यहां तक वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला बना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। शायरी अगर नहीं हो रहा है फॉर्मूला याद, तो एक बहुत से सिंपल तरीका है याद करने का। और दरिया कहता है भाई पढ़ लो अपनी लाइफ में, नहीं तो लाइफ के लग जाएंगे डेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, पढ़ लो भाई। तो दैट्स द मौका, और इसी मौके को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे एंगल भी इंट्रोड्यूस हो जाए तो एंगल की वजह से मान लो अगर जो वर्क हो रहा है वो लाइन ऑफ एक्शन से किसी एक एंगल पे हो जाए, मान लो जैसे कि जब हम लोग अपने लगेज को पुल करते हैं, उसको खींचते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, तो हो सकता है वो किसी एंगल पे हो रहा हो, वो हॉरिजॉन्टल ना हो कि किसी एंगल पे जा रहा हो। जैसे कि जब बुमराह बॉल फेंकता है तो वो एक एंगल पे फेंकता है, राइट। तो वहां पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो एक एंगल पे हो रहा है, और जो भी एंगल होगा उसका कॉस कंपोनेंट यूज करेंगे हम लोग। तो जो फोर्स है उसका कॉस कंपोनेंट यूज करेंगे हम लोग। तो जो कॉस कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। क्या बोलते हो? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? जो हमारा W इज इक्वल टू एफ एस था, वो बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब सर समझने वाली बात क्या है कि ये प्रोडक्ट है फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का, और कोसाइन ऑफ द एंगल का बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जिस लाइन में एक्शन हो रहा है और जहां पे फोर्स लग रहा है उसके बीच में एंगल क्या है, ये बहुत खास बात है। दोबारा समझते हैं। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक m मास का है। अब इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया गया जो कि थोड़ा सा एक अलग एंगल पे जा रहा है, लेकिन बॉक्स आगे बढ़ गया। अब बॉक्स अगर यहां पर आया है तो भाई बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट तो इस रीजन में हुआ है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर आगे हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इसका जो इस एंगल पे इस थीटा के लिए जो सा कंपोनेंट बनेगा, थीटा जहां होता है वहां कॉस थीटा आता है, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, इतना याद रख लो। और इसके परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा एफ साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा का हमारा एक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट को लीड नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स कि जो एक्शन ऑफ द लाइन होगी डिस्प्लेसमेंट के लिए वो वाला यूज करा जाएगा। दैट इज व्हाई वी कंसीडर इट एज एफ कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल सी बात थी, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसे कुछ केस बनेंगे, कहने का मतलब है कि भैया एंगल क्या क्या हो सकते हैं। मान लेते हैं केस ए, हमने कहा जहां पर हमने फोर्स लगाया उसी ऑब्जेक्ट का मोशन उसी डायरेक्शन में हुआ। मतलब जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, मान लो इधर हमने फोर्स लगाया और बॉडी मूव भी इधर ही करी, बॉडी मूव भी इधर ही करी और एस डिस्टेंस करी, तो जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 डिग्री। अगर ये है 0 डिग्री तो बच्चों एफ एस कॉस थीटा में हमारा कॉस हो जाएगा cos 0, और cos 0 होता है मैक्सिमम, दैट इज 1। भाई cos की जो वैल्यू 0 पे होती है वो होती है मैक्सिमम, दैट इज 1। और साइन कब होता है 90, साइन 90 इज व्हाट cos 0। तो ये बात हो गई हमारे पास, दैट इज व्हेन cos इज 1। तो हमारा आंसर जो आ गया वो सीधे आ गया एफ एस ओनली, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे तो आंसर चेंज होगा नहीं। तो हमारा जो वर्क बन गया वो बन गया एफ एस, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव या फिर मैक्सिमम वर्क, क्योंकि इससे ज्यादा वर्क हो नहीं पाएगा, क्योंकि cos की वैल्यू 1 से बड़ी तो होती नहीं है। 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फोर्स। cos थीटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट 1। दैट इज व्हाट वी कैन सी हियर। सेकंड केस क्या आएगा? मान लो कि भाई फोर्स तो ऊपर लग रहा है लेकिन मोशन आगे हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो ये है लेकिन फोर्स ये है। अब आप लोग जरा सोचो और मुझे बताओ कि ये एंगल कितना बनना है इनके बीच में। अगर फोर्स ऊपर लग रहा है या फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, जैसे कुली जब लगेज अपने सर पे रखता है, या फिर यहाँ पे जो आंटी हैं ये एक फ्रूट्स की टोकरी को सर पे रख के आगे जा रही है, तो फोर्स तो लगा रही है ऊपर, या ग्रेविटी पे फोर्स लगा रही होगी नीचे, लेकिन ये बढ़ रही है आगे। तो जो अभी फोर्स है वो ऊपर और डिस्प्लेसमेंट आगे। तो अब कितना थीटा सेकंड केस के लिए, अब कितना थीटा बच्चों? अब जो थीटा आ रहा है हमारा वो है 90 डिग्री। और अगर हमारा थीटा हुआ 90 डिग्री, इसका क्लियर कट मतलब है जो कॉस थीटा हो गया सर, वो कॉस थीटा जो हो गया वो हो गया cos 90। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा एफ एस cos 90 में cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, क्योंकि वो होता है साइन 0 के बराबर। cos 90 साइन 0 बिल्कुल उल्टा उल्टा चलता है, ये पता है आपको। तो ये 0 अगर हो गई तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई बाय एफ एस वुड बी 0। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वर्क डन बिल्कुल 0 माना जाएगा इन द कंडीशंस ऑफ द मैकेनिक्स। यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, द नेट वर्क डन इज 0। सर एक और कंडीशन है क्या? हाँ जी है। अगर हमने जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन, ये तो हमारा वही है डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, हमने धक्का तो दिया लेकिन बॉडी मूव ही नहीं करी। अब भाई अगर हमारे पास W इज इक्वल टू एफ एस में बॉडी ही नहीं मूव कर रही है, हम धक्का लगाते रहे दीवार को, अब दीवार को धक्का लगाने से भाई हमारी थोड़ी ना इतनी कैपेसिटी कि हम दीवार को मूव करा दें। अगर दीवार मूव ही नहीं हुई, in that case also the work is 0। so in this case the work will comes to be 0। okay, ठीक है सर। अगर हमने मान लीजिए
जो फोर्स लगाया वो नीचे लगाया और मोशन ऊपर हुआ, तो अब जो इनका एंगल है वो फोर्स लगाने का और डिस्प्लेसमेंट होने का जो एंगल है, ये तो आप देख रहे हैं सर 180 डिग्री बन रहा है। और बच्चों cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, दैट इज व्हाई द आंसर इज W इज इक्वल टू -fs। कैसे आया दोबारा से, fs cos 180 डिग्री, cos 180 इज व्हाट -1, तो इट इज -fs। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव वर्क। सर क्या 4 केस हमने पढ़े। पहला केस क्या था, अगर हमारे पास जिस भी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स लगाया जाए वहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो, दैट इज मैक्सिमम वर्क। कहने का मतलब है कि जहां हम लोग चाह रहे हैं वहीं पे वर्क हो रहा है और वो आएगा सबसे मैक्सिमम, और इसी को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। अगर हमने फोर्स ऊपर लगाया या नीचे लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे हुई, मतलब एंगल 90 हुआ, तो उस केस में देयर इज नो वर्क, क्योंकि एंगल 90 है तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। एक और केस में अगर हमने फोर्स जहां लगाया डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट अपोजिट हुई, जैसे कि मान लो एक कार इधर से आ रही है और मैं उसको इधर किधर धक्का दूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कार से अपने पावर को, अपने फोर्स को ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो मुझ पे उल्टा फोर्स लगेगा, मैं पीछे चला जाऊंगा, लेकिन मैं धक्का इधर लगा रहा हूं लेकिन पीछे मैं जा रहा हूँ। इसका मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूं टुवर्ड्स ईस्ट, मैं जा रहा हूं टुवर्ड्स वेस्ट। इसका मतलब जो एंगल है ये है 180 डिग्री। मैं इधर लगा रहा हूं फोर्स, लेकिन कार मुझे धक्का दे रही है, लेकिन पीछे चला जा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, फोर्स इधर लगा रहा हूं, एंगल बन रहा है इनके बीच में 180 डिग्री, दैट इज व्हाट इज नेगेटिव वर्क। मतलब मेरा लगाया हुआ वर्क काम नहीं आएगा, मैं उल्टा पीछे आ रहा हूं अंदर देन आगे बढ़ने के, दैट इज द केस ऑफ नेगेटिव वर्क। और एक और केस था हमारे पास, दैट इज दिस वन। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता है तो हमारे पास वर्क तो जीरो होने ही वाला है। दे सारे हमारे पास बेसिक केस थे। लेकिन अगर बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटी की, तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग हाइट ले लेते हैं, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट जब मूव करता है ऊपर से नीचे, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट करता है वो हाइट करता है। तो जो हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का टर्म है, बस यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा उसको हम लोग एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देंगे, विच इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी h। तो हमारा जो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा mgh, या फिर जो हमारा वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा वेट नहीं, वर्क डन जो आ जाएगा वो आ जाएगा mgh। तो वर्क डन तो क्योंकि mg है, वर्क जो वेट है वो mg है, जो वर्क डन हो गया वो गया mgh का फॉर्म। दैट इज योर आंसर फॉर इट। ओके, अगर लेकिन हम लोग बॉल को ऊपर फेंकें, मान लो बॉल ऊपर जा रही है, अगर बॉल ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई ऊपर हो रहा है, हम लोग हाइट ऊपर कवर कर रहे हैं, लेकिन इस पे ग्रेविटी तो नीचे वर्क कर रही है। तो नीचे लग रहा है फोर्स, ऊपर जा रही है बॉडी। बच्चों दोबारा से, नीचे लग रहा है फोर्स, ऊपर जा रही है बॉडी। कितना एंगल सर, एंगल तो आपने बताया था यहाँ पे 180 डिग्री, ये ऊपर ये नीचे, एंगल लीनियर हमारे पास वो 180 डिग्री वाला बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन वाला। दैट इज व्हाट माइनस ऑफ 1 cos थीटा जो आएगा वो cos 180 डिग्री आएगा। cos 180 डिग्री में पढ़ा था हमने -1 होता है, तो जब रिलेशन फॉर वर्क इज -mgh। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू। कौन कौन सा, अगर मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होता है और बॉडी नीचे जाती है, जो हमारे पास cos होगा वो 0 ही हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा mgh का। हमने फोर्स की जगह mg को यूज करा क्योंकि वही वेट है जो बॉडी को नीचे खींच रहा है, दैट इज द एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। और बॉडी नीचे जा रही है तो h हाइट कवर कर रही है, फॉर्मूला mgh। लेकिन अगर वो ऊपर जाती है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, मतलब बॉडी तो नीचे खींच जा रही है लेकिन वो जा ऊपर रही है। इसका मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई जो मोशन है उसमें फोर्स लगाया गया है उसको ऊपर भेजने के लिए, लेकिन ज्यादा देर नहीं जा पाएगी, लौट के नीचे ही आएगी ये, और एंगल बनेगा 180 डिग्री। दैट इज व्हाई इट इज -mgh। अब भाई सब याद क्या रखना है, जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है जूल, याद रखेंगे। द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर या फिर जूल। अब इसको याद रखने का अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो एक राइम है हमारे पास इसके लिए, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अगर आपको याद रखने में इसको दिक्कत हो रही हो तो वो सारे हमारे भाई लोग जो कि स्नैपचैट चलाते हैं और खुद को समझते हैं कूल, वो हमेशा इस बात को याद रखें कि वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो इफ यू आर अ स्नैपचैट लवर, यू इट्स वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉल इट। स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाने वाले ना समझें अपने आप को कूल, क्योंकि वर्क यूनिट होती है न्यूटन मीटर या फिर जूल। बहुत ही प्यारा, शानदार। आगे चलते हैं भाई, दैट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। अभी 1 जूल ऑफ वर्क हमें बोला जाएगा कि इफ वी टू डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, हमेशा याद रखना किसी भी वैल्यूज के लिए 1 में जो आंसर होता है वो सबसे सिंपल होता है, हमें बस उसके फॉर्मूला याद रखना होता है। हमें पता है सर, हमने जो पढ़ा है वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब अगर मुझे इसको 1 जूल डिफाइन करना है तो मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दूं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दूं। तो व्हेन द 1 न्यूटन ऑफ वर्क
is applied on the body to displace is by 1 meter is defined as 1 joule। कभी याद रखना, कभी भी 1 को तुम्हें डिफाइन करना सबसे इजी है वो तरीके। क्या बोला गया, 1 joule of the work is said to be done when force of 1 newton is displaces the body through a distance of 1 meter in the same direction। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है। अब क्या आपको समझ भी आ रहा है, इजी है, पल्ले पड़ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, समझ आ गया। सर कुछ और यूनिट भी हैं क्या? हाँ जी सर, ये तो हमारे पास एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या इसके अलावा भी कोई यूनिट है? हाँ जी बच्चों, इसके अलावा हमारे पास सीजीएस यूनिट भी है। सीजीएस यूनिट छोटी यूनिट होती हैं जो कि हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में नापते हैं, वो बोली जाती है अर्ग में, ERG। कैसे निकालेंगे सर? अब बहुत सिंपल निकालना। मैंने कहा 1 न्यूटन मीटर को हमें कन्वर्ट करना है इसके छोटे वैल्यूज में। छोटे वैल्यूज में मतलब जो फोर्स की छोटी यूनिट होती है वो होती है डाइन, और मीटर की होती है सेंटीमीटर। अब आपको याद रखना होगा 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन मीटर में होते हैं 10 की, हमें इसको डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो डाइन में हमें पता है न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब अगर ध्यान से देखो तो 5 और 2 बेस से पावर ऐड होंगी तो ये बन जाएगा 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, जिसको ही हम लोग बोलते हैं अर्ग भी। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर डिफाइन भी कर सकते हो कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 7 डाइन, दैट इज व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द वर्क। सर क्या और भी कोई हमारे पास यूनिट्स हैं? अगर आपको ये दो याद है तो वही सफिशिएंट है। कैलोरी भी यूनिट है, कैलोरी भी है। और आपके लिए अगर आपको जूल और अर्ग पता है, वही आपके लिए भी सफिशिएंट है। कैलोरीज कैलोरी हम लोग क्वेश्चन के समय करा लेंगे। अभी ले आओ भैया पावर पे, क्योंकि पावर है बहुत जरूरी। क्यों भाई? पावर है बहुत जरूरी। और बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो भाई जैसे कि मोबाइल में नेटवर्क के लिए चाहिए होते हैं टावर, वैसे ही अगर तुम वर्क को डिवाइड कर दो टाइम से तो आ जाएगी पावर। क्या बात है? जैसे कि मोबाइल के लिए चाहिए होते हैं टावर, वैसे ही यू नीड टू डिवाइड द टाइम, हाँ कि ना, वर्क विद टाइम टू गेट द पावर। एज सिंपल एज दिस। फॉर्मूला फॉर पावर इज व्हाट? वर्क अपॉन टाइम। सर कहने का मतलब क्या है, मैं अगर अपनी पावर को डिफाइन करता हूं तो मेरे लिए मेरी पावर होने वाली है what is my ability of doing the work, a rate of doing the work for a particular machine, or you can say a device is defined as the power। तो हमें अगर किसी भी चीज की पावर को डिफाइन करना है तो रेट ऑफ डूइंग द वर्क, और रेट ऑफ डूइंग द वर्क कैसे निकाली जाएगा? दैट इज व्हाट? W अपॉन टी। बहुत बढ़िया, W अपॉन टी। तो सर क्या यूनिट भी दिख रही है आपको? W अपॉन टी। W पढ़ के आए हैं सर अभी अभी, जूल टाइम की सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स विल बी द यूनिट ऑफ, हमारे पास पावर की यूनिट बन जाएगी। ठीक है सर, क्या और भी है तरीके? हाँ जी बच्चों, अगर हमें पता है कि W को हम लोग डिस्प्लेस कर दें फॉर्मूला से, रिप्लेस कर दें फॉर्मूला से, एफ एस कॉस थीटा पढ़ते आ रहे हैं, एफ एस कॉस थीटा अपॉन टी, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बिकम वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा एफ वी कॉस थीटा। क्या बोला मैंने कहा सर पावर इज इक्वल टू होता है W अपॉन टी, जिसमें कि W पढ़ के आए हम लोग एफ एस कॉस थीटा, और डिवाइड कर देंगे अगर टी से, तो जो यहां पर एस और टी का रेशियो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बन जाएगा वेलोसिटी। तो इट कुड बी रिटन एज एफ वी कॉस थीटा। क्या बात है सर, क्या कोई शायरी है? बना दी जाए, पेश करी जाए। पहले आप लोग फॉर्मूला को याद करो और इनको नोट करते हुए चलो, क्योंकि ये फॉर्मूला जहां दिमाग से उतरे वहीं बेटा तुम्हारी बुद्धि लाल हो जाएगी। क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, हमेशा हमेशा आपके दिमाग में बिल्कुल बने हो, छूटे ना ये फॉर्मूला। ठीक है, ओके चलो। हाँ सर, कोई एक शायरी, एक शायरी, शानदार शायरी, क्या बात है, पेश करी जाए। भाई साहब तो देख रहे हैं हम लोग, पावर है एफ वी कॉस थीटा। वी कॉस थीटा का फॉर्म है, मतलब एंगल भी है, एफ भी है, वी भी है। तो थीटा, ईटा और बीटा, अल्फा बीटा, या फिर चीटा,
तो जंगल में जा रहे थे हथनी और चीटा, जंगल में जा रहे थे हथनी और चीटा, जब भी पावर निकालनी हो और फोर्स लगे एट अ एंगल थीटा, यू कैन यूज एफ बी कॉस थीटा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बच्चों। सिंपल फॉर्मूला यार, ऐसे याद कर लो। वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा से एस अपॉन टी बिकम्स वी एंड इट कम्स टू बी एफ वी कॉस थीटा। पावर का फॉर्मूला इज व्हाट, एफ वी कॉस थीटा। जंगल में जा रहे थे हाथी और चीटा, पावर का फॉर्मूला एफ वी कॉस थीटा। पावर का फॉर्मूला एफ वी कॉस थीटा। जंगल में जा रहे थे हाथी और चीटा, हथनी और चीटा, हाथी क्या करेगा वो, हाँ याद है ना वो चीटे वाली स्टोरी, चीटी वाली स्टोरी, ठीक है, दैट वन। सो इस व्हाट इज एफ वी कॉस थीटा, द फॉर्मूला फॉर पावर इज एफ वी कॉस थीटा। क्या बात है, राइम्ड। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब एक भाई क्वेश्चन भी आ गया प्यारा सा, क्योंकि देखो बिना क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने में वो मजा नहीं है, क्वेश्चन भी साथ में संग में लेके चलेंगे तो और मजे समझ आएगा हमको। चलो जल्दी से करते हैं इसको सोल्यूशन। कह रहा है एक क्रेन है ए जो कि लिफ्ट करती है हैवी ऑब्जेक्ट को 5 सेकेंड में, मतलब टाइम टेकन बाय ए इज व्हाट 5 सेकेंड, वेयर एज अनदर क्रेन बी डज द सेम वर्क इन 2 सेकेंड। सर जो टाइम बी ले रही है वो है 2 सेकेंड। कह रहा है कंपेयर द पावर ऑफ क्रेन ए टू दैट ऑफ क्रेन बी। सर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। कैसे करा जाए, हमें इसके बस ऑब्जर्वेशन पे खेलना है। हमें पता है कि जो पावर होती है वो होती है डब्ल्यू अपॉन टी। अब भाई जिसका टाइम कम होगा वो पावर ज्यादा यूटिलाइज कर रही होगी। कहने का मतलब है कि यार अगर बुगाती वेरॉन या फिर कोई भी स्पोर्ट्स कार जल्दी से 0 to 100 जाती है, उसका जल्दी 0 to 100 पिकअप होता है, अगर वो टाइम कम लेती है मतलब जो उसका इंजन है वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा हॉर्स पावर का है, ज्यादा तगड़ा है, मजबूत है वो, हाँ कि ना। तो भाई यही केस है यहाँ पे, अगर टाइम कम है तो वो ज्यादा पावर, ज्यादा इफिशियंट होगी, ज्यादा मजबूती से काम कर रही होगी, कहने का मतलब ये है। तो भैया यहां पर जो हमने कहा, हरदा भाई मच्छर पढ़ाने दो मुझे, तो जो पावर बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है, मतलब जिसका टाइम कम है फॉर दैट पर्टिकुलर द पावर बी मोर, कह सकता हूं मैं द पावर ऑफ बी इज मोर देन द पावर ऑफ ए। बी इज मोर efficient, B is more powerful than A because it is taking less time to do the same work in compared to the टू। ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये यूनिट है, हम लोग बात कर रहे थे। हमने कहा था भैया पावर का फॉर्मूला क्या था, W अपॉन टी, तो ये आ गया जूल अपॉन सेकेंड यूनिट, और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं, वॉट। हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी में के अंदर पढ़ा भी है, इलेक्ट्रिसिटी में भी है ये वॉट, किलो वॉट, हाँ की ना, वही वाली यूनिट है हमारी। सीजीएस में इसको हम लोग बोलते हैं अर्ग पर सेकेंड, क्योंकि देखो यूनिट डब्ल्यू की हो जाएगी अर्ग, सीजीएस में अभी पढ़ा हम लोगों ने, अपॉन सेकेंड, सेकेंड टाइम सेम रहता है, अर्ग अपॉन सेकेंड इज ऑल्सो 1 यूनिट। और भी बहुत सारी यूनिट है इसकी, जैसे कि किलो वॉट में 1000 वॉट हो जाएंगे, सिंपल है। मेगा वॉट में 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये पावर लिखा था बच्चों, 10 की पावर 6 वॉट। एक हॉर्स पावर जो होता है ये 746 के बराबर होता है, याद रखना। 1 HP हॉर्स पावर, एक्चुअली यूनिट जो है इसका ओरिजिन भी है कि हॉर्स पावर तब की बात है जब इनिशियल हमारे इंजन बनाए गए, उनको कंपेयर करा गया फ्रॉम द हॉर्स एज द कम्यूट। हमारे पास जो सोर्स थे पहले वो हॉर्स थे, बाद में वो हमारे कन्वर्ट हुए मशीन में, मशीन के इंजन से फिर हम लोग ने हॉर्स को रिप्लेस करा, तो उनसे हम लोग ने एफिशिएंसी को उनके कन्वर्ट करा। तो भैया 746 वॉट हमारे पास निकल के आई, वैल्यू ऑफ द 1 हॉर्स पावर 746। या फिर अगर किलो में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, इट विल बी कन्वर्टेड टू किलो, दैट इज 0.746। दोबारा से सर जूल पर सेकेंड हो गई, उसी को बोला वॉट, अर्ग पर सेकेंड हो गई, हमने बोला हॉर्स पावर में भी इसको, और किलो वॉट में भी, किलो वॉट में 1000 हो गई, मेगा में 10 की पावर 6 हो गई, और हॉर्स पावर में 746 वॉट हो गई। अगर इतना याद है तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, रेट ऑफ डूइंग द वर्क। एक वर्ड में रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज द की वर्ड, ये ना भूलना, अगर ये भूल गए बाबूआ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, याद रखेंगे। हाउ वी डिफाइन द एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, द अमाउंट ऑफ energy possessed by the body, an amount of work it can do when energy is released, energy is always a scalar quantity, याद रखेंगे। जहां पर जो वर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं पर हमारे पास जो एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये
डिपेंड नहीं करती है डायरेक्शंस पे। जैसे वर्क कर रहा था ना, पॉजिटिव था नेगेटिव था, और डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था। एनर्जी इज irrelevant of the direction, that is why it is called as scalar। अब एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, या फिर अर्ग पढ़ के आ रहे हैं हम लोग अभी पीछे, ठीक है। या फिर हम लोग इसको और बोल सकते हैं, जैसे कि पावर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टाइम में हम लोग अभी पढ़ेंगे जो वर्क होता है एक्चुअली में वही एनर्जी होता है। कैसे? यार मैंने कुछ काम करा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, तो आई एम लूजिंग द एनर्जी, आई विल बी रिक्वायर्ड, आई एम रिक्वायर्ड टू हैव सम वाटर, और आफ्टर द क्लास आई विल बी हैविंग सम फूड ऑल्सो। इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन मैं वर्क के तरह में कर रहा हूँ। ऐसे ही जब मैं पेट्रोल डलवाता हूँ अपनी कार में, अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में, तो वो पेट्रोल वर्क में कन्वर्ट होता है, गाड़ी को दूसरे जगह लेके जाता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। तो क्या वर्क ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी ही वर्क में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज व्हाट इज वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। हम लोग इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के बीच में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए वर्क जो है हमारा एनर्जी के बराबर है, हमको ये पता रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर मैं एनर्जी निकालना चाहूंगा, दैट इज पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज व्हाट? पावर इनटू टाइम, और पावर इज व्हाट पावर इज व्हाट एंड टाइम इज व्हाट? सेकंड। तो एनर्जी कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड व्हाट? सेकंड। क्या बोला गया? वॉट सेकेंड। या फिर बड़ी यूनिट में अगर हम लोग सेकेंड की जगह आर यूज करेंगे तो ये वॉट आर भी बोली जा सकती है। और वॉट आर क्या, अगर हम लोग किलो वॉट ले लें तो उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किलो वॉट आर, जिसमें हमारा बिजली का बिल निकलता है, जो हमारी यूनिट्स होती हैं, दैट इज व्हाट किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या याद रखी जाएगी ये बात? जी सर, याद रखेंगे। ओके ओके कूल। अब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 10 की पावर 6 कहां से आते हैं सर? 1 किलोवाट आवर को अगर हम लोग वॉट सेकेंड में कन्वर्ट कर दे तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि वॉट सेकेंड ही हमारा जूल हमने पढ़ा हुआ है। वॉट सेकेंड ही हमारा जूल है। अगर इसमें कन्वर्ट हो जाए तो काम बन जाएगा। सर कैसे करा जाए? सर किलो वॉट में आपने बताया था 1000 वॉट होते हैं, तो वॉट में आ गया, किलो वॉट तो वॉट में आ गया। सर आर को सेकंड में करना है, 1 आर में 60 मिनट होते हैं सर, 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर 60 × 60 कर दिया जाए, अगर 60 × 60 कर दिया जाए, 60 × 60 कर दिया जाए तो काम हो जाएगा। सर 1 2 3 4 5 जीरो आ गया, मतलब 10 की पावर 5 तो ये हो गया, और 6 × 6 36 तो ये हो गया। मतलब है कि अगर इसको 3.6 लिखते हैं तो वैल्यू कम हो रही है, पावर बढ़ रही होगी, डेसिमल टुवर्ड्स द लेफ्ट आ रहा है, दैट इज व्हाट 10 की पावर 6। और वॉट सेकेंड को ही बोलते हैं जूल, दैट इज व्हाट इज 3.6 10 की पावर 6 जूल। आप चाहो तो याद रख लो, आप चाहो तो कन्वर्ट कर दो, इट्स ऑल अप टू यू। और कैलोरी की बात मैंने आपसे कही थी, याद रखेंगे, एक कैलोरी में 4.18 जूल, या फिर इसको ही अप्रोक्सीमेट बोलते हैं 4.2 जूल। एक कैलोरी में 4.2 जूल, ठीक है, एक कैलोरी में 4.2 जूल। ओके चलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होती है। कौन कौन सी यूनिट हो रही है सर? बहुत ज्यादा हो रही है, ये आराम आराम से एक बार दोबारा देख लो। सर हमने कहा सीजीएस यूनिट तो अर्ग है एनर्जी की, कन्वर्ट कर सकते हैं इसको ही जूल में भी, जूल जो हमारी होती है, लेकिन जूल आती कैसे है सर? जूल आती है यहां से, अगर हम लोग वॉट का टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज वॉट सेकेंड, तो आ जाएगी हमारे पास एनर्जी की यूनिट, जो कि वॉट सेकंड भी है, और इसी को बोलते हैं जूल। इसी को हम लोग किलो वाट में भी बोल सकते हैं, और सेकंड को टाइम कन्वर्ट करके आर ही बोल सकते हैं। तो किलो वाट आर भी एक यूनिट है, और इसी की यूनिट हमने पढ़ा कि भाई कैलोरी भी है, और इसी की यूनिट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत सिंपल है भाई। अब एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 10 की पावर -19, तो बस वही हमारे पास जूल में आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डालनी है, बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू डालनी है, बस बेटर टू से, दैट इज 1.6 10 की पावर -19 जूल, वो हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन याद क्या रखना है, ये क्या होती है? इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W हो जाएगा V इंटू क्यू,
अगर ये 1 वोल्ट हो और चार्ज की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 हो जाए तो दैट इज व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम लोग बोल सकते हैं इसको। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है और ये आंसर हमारा जूल में आ जाएगा, दैट इज 1.6 10 की पावर -19 जूल। एज सिंपल एज दिस। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर गिवन है हमको 3 किलोवाट। तो पावर की वैल्यू हमको गिवन है 3 किलोवाट। सर इजी लिखने के लिए इसको 3000 वाट लिख लेते हैं, या फिर किलोवाट में भी आंसर, दोनों में देख लेंगे भाई हमारे पास। और टाइम जो है वो है 10 आवर। कह रहा है कितनी एनर्जी चाहिए हमको, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। जो हीटर है इसकी पावर पता है हमको, ये है 3 किलोवाट या फिर 3000 वाट के टर्म्स में। हमने कहा भाई इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्यार से जरा वाट में। तो किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 किलो में 1000 होता है वैल्यू। एनर्जी निकालनी है, कहा एक ही तो फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज व्हाट, पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन टी। W ही एनर्जी है, तो एनर्जी निकालने के लिए बन जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर की वैल्यू पता थी हमको, हाँ जी सर पता थी, दैट इज व्हाट इज 3000। टाइम हमारे पास आर में था 10, तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 वॉट 3 इंटू 10 की पावर 4 वॉट आर। अब इसको हम लोग को यहाँ पे अगर देखें तो ये हम लोगों को एग्जैक्टली तो नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी और टर्म में बच्चों बिल्कुल दिख रहा है हमको ये। देखो वॉट आर तो यहाँ पे यूनिट नहीं है, लेकिन किलो वॉट आर है। अगर इसको किलो में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 2 3 और ये 10 है, तो 4 जीरो हैं। किलो में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से यार जब ये 4 कटेगा पावर 1 बचेगी, दैट इज 30 किलो वॉट आर। लेकिन बाय चांस यहाँ पे 30 किलोवाट आवर भी नहीं है, तो 300 किलोवाट आवर है। तो ये तो गलत हो गया किलोवाट आवर में। जूल में अगर निकालें हम लोग तो जूल में हमें चाहिए वॉट सेकेंड, जूल में हमको चाहिए वॉट सेकेंड। अब भैया टाइम चाहिए हमको सेकेंड में, कहने का मतलब है तो पावर तो हमारे पास 3000 है ही, मल्टीप्लाई करना है हमको पावर को टाइम से, लेकिन टाइम हमको चाहिए सेकेंड में। तो 10 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हम लोग किलो वॉट आर को भी डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते थे। 30 किलो वॉट आर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 इनकी पावर 6 से मल्टीप्लाई तो करना था हमको। अब ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया भाई, 3 इंटू 3.6 कर लो, क्योंकि ये जीरो तो पावर बढ़ा देगा, 7 हो जाएगी पावर यहाँ पे अभी। 3 इंटू 6 करोगे, 3 6 18, 8 कैरी 1 आएगा, 3 1 3 और 1 10 हो जाएगा, एक डेसिमल था तो 10.8 10 की पावर 7 हो जाएगा। लेकिन 1.08 करेंगे अगर इसको तो डेसिमल को इधर लाएंगे, पावर बढ़ जाएगी, 1.08 10 की पावर 8 हो जाएगी। क्या ये बोलना भी सही है, हाँ जी सर सही है, लेकिन ये होगा जूल में हमारा आंसर। तो ये ऑप्शन तो हमारे सही आ रहा है, और कोई ऑप्शन अब सही हो नहीं सकता, क्योंकि ये गलत हो गया है तो ये भी सही नहीं होगा। बी इज द राइट ऑप्शन हेयर जूल के लिए। अब क्वेश्चन ये बढ़िया था क्योंकि इसमें पावर का खेल था भाई, पावर ने यहाँ पे हमें बहुत फंसाया। अगर पावर समझ में आ गई होती कि एक ही होती तो इतना दिक्कत ना करनी पड़ती, लेकिन पावर हमें अलग अलग थी तो ये नहीं। अब देखो डी तो हम लोग चेक भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते, मल्टीपल करेक्ट होता नहीं है, करेक्ट एक ही होता है और बी सही हो चुका है, तो डी को हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है अर्ग में। दैट इज योर आंसर। अब भैया एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी के हमारे पास वहां तक अभी तक एनर्जी की डेफिनेशन हो गई, एनर्जी के यूनिट्स हो गए। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी आएगी। मैकेनिकल एनर्जी के दो हमारे पास फंडामेंटल टाइप ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं हमें पढ़ने के लिए, जो कि हमको बहुत काम कराएंगे यहाँ पे। अब एनर्जी क्या होती है भाई, यार देखो एनर्जी एक्चुअली में हमारी बॉडी में ही होती है। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, पहले तो समझो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी दो फॉर्म में होती है, एक जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और एक जब ऑब्जेक्ट हाइट पे हो। मैंने क्या बोला, पूरा पूरा बहुत बेसिक समझो, ठीक है। मैंने कहा मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी में होगी, वो उसका सम होगा दो चीजों का, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। हमने कहा मैकेनिकल एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, ये मैकेनिकल दो फॉर्म में आएगी हमारे पास। ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ये हमारे पास दो फॉर्म में मिलेगी हमको। एक हमने कहा जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मतलब जब ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी हो, और दूसरा मैंने कहा जब एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे हो।
क्यों सर? अगर उसके पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी रिलेट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लो इसको। अगर उसके पास हाइट है तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अभी, एम जी एच वाला। तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका रिलेशन होता है एम जी एच से। अब ध्यान से ये दोनों आते कैसे हैं और कैसे इनका सम जो है हमेशा वो कंजर्व रहेगा, इनका जो सम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वही मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये भी समझ लेते हैं कि वो हमारे पास एंड टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको समझना बहुत जरूरी होगा। बट अभी के लिए दीज टू आर कंबाइंड टू गिव द मैकेनिकल एनर्जी और इनका सम हमेशा कंजर्व रहता है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। पहली है काइनेटिक एनर्जी, कब होगी? बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंबल है कि अगर हमको प्रूव करना हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। हमने कहा मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी तो u है, लेकिन वो मूव करके पहुंच गया फाइनल वेलोसिटी पे v पे। इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो u है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान लो, लेट्स से वो रखा हुआ था, उस पर एक फोर्स लगाया गया जिससे कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। और हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस बॉडी पे लगाया गया है फोर्स और बॉडी कर रही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो एस आ जाएगा, लेकिन फोर्स जो लगाया गया है वो होगा उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो बॉडी का अगर एम मास था तो जो फोर्स लगाया जाएगा वो हो जाएगा एम ए और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस। अगर हम लोग एक काम करें बच्चों, एम ए एस के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएं, क्योंकि मोशन हो रहा है, तो वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसमें क्या पता है कि यू स्क्वायर हमारा जीरो हो जाएगा तो वी स्क्वायर आ जाएगा टू ए एस के। फ्रॉम हेयर आई कैन राइट ए एस इज एज वी स्क्वायर बाय टू। अब अगर मैं यहाँ पर ए एस की जगह ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं लिख सकता हूं ए एस की जगह वी स्क्वायर बाय टू, एंड दैट इज व्हाट इज द वर्क फॉर मी, वर्क इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर तो मोशन है तो यही काइनेटिक एनर्जी हमारी वर्क होगी, जो वर्क होगा एनर्जी के फॉर्म में होगा। मैंने कहा था आपसे ये हो गया हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर का। और अगर मैं एक छोटा सा काम करूं इसमें, इसी हाफ एम वी स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें एक एम का मल्टीप्लाई कर दूं और एक एम का डिवाइड कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बन जाएगा, हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। और आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों कि मोमेंटम एक फॉर्मूला होता है, मोमेंटम एक चीज होती है जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो एम वी को मैं लिख सकता हूं क्या? P दैट इज मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन m। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हम लोग अब रिलेशन निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां से अगर ध्यान से देखो तो P की वैल्यू जाएगी 2mk, मल्टीप्लाई कर दो इसको भाई 2mk, लेकिन ये P नहीं मेरे बच्चों, P का स्क्वायर होगा क्योंकि ये m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये P स्क्वायर रहेगा। और ये स्क्वायर होगा तो इधर अगर मैं रूट डाल दूं तो भैया P की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास, दैट इज अंडर रूट 2mk। दोबारा से मैंने काइनेटिक एनर्जी को निकाला था हाफ एम वी स्क्वायर। एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करते हैं। क्यों करा गया है? क्योंकि हमको p लाना है। p हमें यहाँ पे दिख रहा है लेकिन हमें यार एक वेलोसिटी का टर्म ज्यादा है, m का टर्म कम है, इसीलिए हमने m से मल्टीप्लाई करा तो इट इज m स्क्वायर वी स्क्वायर, और m से डिवाइड हुआ वो अलग रह गया। ये वाला m हमने कहा ये वाला m यहाँ पे उतार दो, m वी स्क्वायर को m स्क्वायर वी स्क्वायर को लिख दो p स्क्वायर, और p स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी k इंटू टू इंटू एम, क्योंकि डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। p की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2mk। दैट इज रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो दो फॉर्मूले हो गए यहाँ से, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड अंडर रूट 2mk फॉर द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके सर, सिंपल बात है, आगे चलते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है भैया एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो किसी बॉडी की एनर्जी होगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी। फॉर अ मूविंग बॉडी द टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हैव is the form of work done is what? सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर m मास का था और पहले वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ m u स्क्वायर, और बाद में अगर उस पर कोई फोर्स लगाया गया और उस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी जो हुई वो चेंज होके v हो गई। अब वो m मास स्क्वायर, अगर मैं इसमें नेट चेंज निकालना चाहूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट इज कॉल्ड एज
चेंज इन द एनर्जीज, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क। वर्क इज व्हाट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। और हमारे पास टाइप ऑफ एनर्जी भी होती है, जैसे कि कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई मोशन होगा स्ट्रेट लाइन पाथ में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई मोशन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, रोटेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी। दिस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। अगर वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है किसी पॉइंट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये वाइब्रेशन के टाइप हो गए, जैसे कि जब पार्टिकल सॉलिड के होते हैं तो आपस में मूव करने के लिए वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं जब उसको हीट करते हैं, या फिर उनमें हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो वाइब्रेशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल है बहुत समझने के लिए। अगर मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में तो ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशन होगा तो रोटेटरी एनर्जी, और अगर वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशनल एनर्जी। इतनी सिंपल सी बात है। एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आ गया है भाई, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट का मास है और वेलोसिटी है, अगर उसको हम लोग डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ओके अगर हम लोग मास को और वेलोसिटी को डबल कर दें, हमसे कह रहा है द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड। हमने कहा भाई मान लेते हैं एक है हमारे पास इनिशियल कंडीशन, एक है हमारे पास इनिशियल कंडीशन और एक है हमारे पास फाइनल कंडीशन। मतलब एक पहले वाली थी जब मास m था, वेलोसिटी v थी। अब मास डबल कर दिया तो 2m हो गया, वेलोसिटी डबल कर दिया तो 2v हो गई। तो मास m और वेलोसिटी v थी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमको, इट इज व्हाट हाफ एम वी स्क्वायर। जब टू टू कर दिया, डबल डबल कर दिया, तब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी को के ई डैश बोल दो चाहो तो, हाफ एम इज व्हाट 2m और v इज व्हाट 2v का होल स्क्वायर। बच्चे यही गलती कर देते हैं, वो 2v तो लिखते हैं लेकिन उसका स्क्वायर करना भूल जाते हैं। अगर इसको स्क्वायर करना भूल गए तो वही क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा मेरे बच्चों। आपको स्क्वायर करना नहीं भूलना है। हाफ 2m और ये हो जाएगा 4v स्क्वायर। मैं काटना यहाँ पे अवॉइड करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा हाफ लिखा हुआ है, तो मैं हाफ को टर्म को लिखा रहने दूंगा। 4 टू हो जाएगा 8mv स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें और इसमें जो फर्क है वो इसका है 8 का है, तो नई जो एनर्जी है वो 8 टाइम हो गई, तो इंक्रीज बाय 8 टाइम इज माय आंसर। अब आप लोग इसको करके देखो, मास को डबल कर दो, वेलोसिटी को आधा कर दो, मास को ट्रिपल कर दो, वेलोसिटी को 3 टाइम कर दो, मास को ट्रिपल कर दो, वेलोसिटी को भी ट्रिपल कर दो, और ट्राई करो ऐसे क्वेश्चन को खुद से कि आंसर निकाल पा रहे हो। वीडियो को पॉज करके ऐसे क्वेश्चन को पहले ट्राई करो। मैंने कहा पहले में क्या करो, मास को ट्रिपल कर दो और वेलोसिटी को, मास को तो ट्रिपल करना है भाई, मास को तो ट्रिपल करना है। जो नया मास था वो ट्रिपल हो गया और जो नई वेलोसिटी थी वो इनिशियल के v/3 हो गई। देखो कितना आंसर आ रहा है। एक और ट्राई करो, मास को तो ट्रिपल करो ही करो, वेलोसिटी को भी ट्रिपल करो, और देखो क्या आंसर आ रहा है। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, मास को आप डबल कर दो और वेलोसिटी को आप कर दो v/2 और देखो क्या आंसर आ रहा है। क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही करना है, इनिशियल मानो फाइनल मानो। पहले का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही होता है, यहाँ पर नई वैल्यू इसको डालो। हाफ को चाहो तो सॉल्व ना करना, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्शन ना दिखे आपको। ये हाफ से आप हाफ कंपेयर कर पाओ, एम से एम कंपेयर कर पाओ, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कंपेयर कर पाओ, जिससे कि आपको नई वैल्यू जो आ रही है वो दिख रही हो, चाहे वो बढ़ रही हो या फिर घट रही हो। वैसे कि अगर मास बढ़ेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, बिकॉज यू कैन सी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली टू द v का स्क्वायर, राइट। तो दोनों पे ही डिपेंड कर रही है वो। अच्छा, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इसको हम इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं। अगर एक बॉडी को स्ट्रेच करते हैं हम लोग तो उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑफ वर्च्यू बाय स्पेसिफिक पोजीशन और चेंज कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं एक स्प्रिंग को अगर खींचता हूं तो उसे खींचने में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंबल है उसका U, जिसकी लोग बात करने जा रहे थे। और कई टाइप की होती है, जैसे एक ग्रेविटेशन टाइप है। ग्रेविटेशन मतलब जो अर्थ जिस जिस एनर्जी से ऑब्जेक्ट नीचे खींचती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये बउआ यहाँ से इस बॉल को फेंकेगा तो ये बॉल नीचे गिरेगी, और जब ये नीचे गिरेगी तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात है सर। ऐसे ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर किसी को रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर डेप्थ में नहीं जाना है आपको, इसके आना है सीधे सीधे फॉर्मूला पे, क्योंकि हमारे पास ये बहुत काम का है। दैट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज
mgh कहने का मतलब है जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो कहां से आ रहा है भाई, बहुत सिंपल है, वो आ रहा है mgh से। mgh क्या है सर, m है यहाँ पे मास, m है यहाँ पे मास, g है यहाँ पे ग्रेविटी और h है यहाँ पे हाइट। ठीक है, तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। नहीं याद हो रहा है और बढ़िया भाई सब ऐसे याद कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। पोटेंशियल फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। और बेटा अगर नंबर कम आए तुम्हारे इस बार तो पापा की उतरेगी बेल्ट और तुम्हारी होगी बेटा इस बार चड्ढी टाइट। बहुत ध्यान से, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, और अगर आए नंबर कम तो समझना क्या होने वाला है आपके संग। ओके, चड्डी दैट इज व्हाट इज वर्क डन फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा दोबारा से कि वर्क और एनर्जी बराबर ही हैं, तो ये बराबर ही होगी। कंफ्यूज ना होना कि सर आप वर्क पढ़ा के एनर्जी बता दे रहे हैं। बेटा हम लोग वर्क की बात करते रहे हैं, लेकिन वही हमारे पास यहाँ पे एनर्जी है। और ऑब्जेक्ट क्योंकि किसी हाइट से नीचे गिर रहा है, मैंने दोबारा से कहा किसी हाइट से नीचे गिर रहा है या हाइट पे जा रहा है, तो एनर्जी होगी वो mgh होगी। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके थे। कहां से आती है सर ये, अरे हमने कहा ना वर्क इज इक्वल्स टू force into displacement। सर force in the action of gravity is mg, displacement is height, बन गया ना mgh। अब याद क्या रखना है, अगर नीचे हो रहा है in the influence of gravity हो रहा है तो पॉजिटिव, और अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है तो नेगेटिव। मतलब अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो नेगेटिव, नीचे आ रही है तो पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे आने पे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और mg भी नीचे है, लेकिन ऊपर जाने पे डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर है लेकिन mg नीचे है। यहाँ पर एंगल 0 डिग्री बनना है तो पॉजिटिव, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री बन रहा है तो एंगल -1 रहेगा, तो माइनस mgh हो जाएगा हमारा आंसर। एज सिंपल एज दिस, mgh मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट इज व्हाट इज द आंसर फॉर इट। ओके सर, बहुत बढ़िया। सर ये क्या हो रहा है, सर रोलर कोस्टर चल रहा है। हाँ जी, दैट इज व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो ध्यान से हो क्या रहा है, इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। समझ लो यहीं पे, क्योंकि आगे भी समझ नहीं है। सर जैसे ही बॉल को हम लोग देख रहे हैं तो ये ऊपर नीचे ऐसे से ट्रेवल कर रही है। सर इस पॉइंट पे जब ये जा रही है, ये जो पॉइंट पे जा रही है, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ठीक है सर, इस पे आ रही है, लेट्स से ये पॉइंट बी है, फिर इस पे जा रही है, लेट्स से ये पॉइंट सी है, तो सर यहाँ पे जाके नीचे जा रही है और यहाँ पे ऊपर जा रही है, मतलब इसके ऊपर नहीं जा पा रही है। मतलब ये मैक्सिमम हाइट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के लिए बेस लाइन से जो है हमारी वो मैक्सिमम हाइट है, इसके ऊपर वो ट्रेवल नहीं कर पा रही है। तो जहां भी जो हाइट होगी वहां पर पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी मानी जाएगी। मतलब जहां पे मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे वो नीचे आ रही है, देखो यहाँ पे रुकी थी, फिर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी, जैसे जैसे वो वेलोसिटी पे आ रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। मैंने क्या कहा, खत्म नहीं हो रही है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसकी एनर्जी यहां से यहां पर आने में कन्वर्ट हो रही है। देखो ध्यान से सर, जी और के, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही कम हो रही है काइनेटिक बढ़ रही है, काइनेटिक कम हो रही है पोटेंशियल बढ़ रही है। देखो ये सिस्टम चलता रहेगा और दोनों एक पॉइंट पे इक्वल भी हो सकती हैं। जैसे कि मान लो इन दोनों के मिड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उस मिड पॉइंट पे यहां से एनर्जी आई, देखो ध्यान से, हाइट कम हो गई। अब जो हाइट है वो h डैश मान लो, क्या वो कम हो गई, हाइट कम हो गई, तो mgh के लिए h कम हो गया, h कम हो गया तो एनर्जी भी कम हो गई। लेकिन एनर्जी गई कहाँ, ये गई वेलोसिटी को बढ़ाने में। वेलोसिटी को बढ़ाने का मतलब है कि ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में चली गई। एट द सेम टाइम एक काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। इनका लेकिन सम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर इसको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक और बहुत सिंपल एग्जांपल समझा दूंगा अभी, लेकिन अभी क्या समझ लो, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम पॉइंट जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ये बॉडी इस पॉइंट पे आई यहां पर, क्योंकि हाइट 0 हो गई, हाइट 0 होने का मतलब है कि भैया हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब पूरी की पूरी वेलोसिटी में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैक्सिमम हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी है हमारी, ये देखो ये मैक्सिमम हो गई। जैसे कि यहाँ पर आ रही है काइनेटिक मैक्सिमम हो जा रही है, फिर पोटेंशियल हो जा रही है, काइनेटिक पोटेंशियल चलता रहेगा ऐसे जब तक ये मोशन होता रहेगा। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी हाइट से ऊपर आने से नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट कम हो रही होती है, मान लो यहाँ से बॉडी
ऊपर से नीचे आ रही है और इस पॉइंट पे आई, तो इस पॉइंट पे आते हैं तो उसकी हाइट कम हो गई, इसीलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गई। इसको हम लोग भी एक बहुत प्यारे एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि नीचे आई है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी कह दिया हमने भाई उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो बहुत प्यारा एग्जांपल है सर, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है सर। यहाँ क्या हो रहा है सर, स्ट्रिंग मूव कर रही है, यहाँ तो स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो रही है, तो सर जैसे ही स्ट्रिंग सबसे ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, क्या यहाँ पर इलास्टिक एनर्जी का यूज देख पा रहे हो आपको? व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ पोल्स फ्रॉम वर्क इज डन व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग बात कर रहे थे अभी इलास्टिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे हो रही है भाई स्ट्रिंग, ठीक है, और यही हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। उसके पहले कुछ चेंज इन एनर्जीज के हमारे पास कॉन्सेप्ट है, को पता होगा कि एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास फॉर्म हो गए, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब पता है आपको, तो मैंने इसलिए बहुत ज्यादा उस पर एम्फेसाइज नहीं करा है। आपको टाइप्स ऑफ एनर्जीज पता है आई थिंक, जो कि हमारे पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं। अब आपको उसकी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं देने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, पहले इसको समझ लो, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो टॉपिक था इसको और अच्छे से एक बार समझ लेंगे, क्योंकि आगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक छुपा हुआ है अभी। कह रहा है स्टेट द चेंज इन द एनर्जी इन द फॉलोइंग केस। एक लाउड स्पीकर में कैसे एनर्जी चेंज होती है एक से दूसरे में, हमको ये बताना है। अब लाउड स्पीकर का काम क्या होता है सर? लाउड स्पीकर साउंड को निकालता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है साउंड एनर्जी में? हाँ जी सर। यहाँ पे हमको बताना है कि कैसे कैसे साउंड कन्वर्ट होंगे। एक स्टीम इंजन में क्या करते हैं सर? एक स्टीम इंजन में हम लोग कोल डालते हैं, कोल की वजह से उसमें हीट जनरेट होती है, स्टीम जनरेट होती है, और इस हीट की वजह से वो मोशन करता है। मतलब जो उसकी हीट एनर्जी है वो मोशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मोशन का मतलब है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। माइक्रोफोन की बात करो तो माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड कन्वर्ट करता है, तो यहां पर वो साउंड तो लेता है, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है बच्चों। माइक्रोफोन 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 साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है, दैट इज अ कन्वर्जन। वॉशिंग मशीन बिजली लेती है, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर वो घूमती है, घूमने का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब क्या करता है? बल्ब सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, फिर इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ग्लो करता है वो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो लाइट एनर्जी में, राइट। एक बर्निंग कोल, कोल क्या करता है सर? कोल के पास तो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, कोल केमिकल फॉर्म है, तो कोल के पास केमिकल एनर्जी होती है। अब उस केमिकल एनर्जी को वो हीट में भी कन्वर्ट करता है, और जलता भी है, तो कुछ पार्ट उसका लाइट में भी कन्वर्ट होता है, बट हीट इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट। दैट इज अबाउट इट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जिसमें लोग बात कर रहे थे उसका हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये टॉपिक हमारे पास क्या है। हमने कहा था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो सर कहने का मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही होंगी, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही होंगी। सर मतलब जब हमने इसका एग्जांपल पे आते हैं, जैसे जब ये पेंडुलम मूव कर रहा है तो यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। हाँ बेटा, एनर्जी का लॉस नहीं है, एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि हमने कहा कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की वो है काइनेटिक और पोटेंशियल। तो बहुत ही प्यारे एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा मान लो हमने एक बॉल को ऊपर से नीचे थ्रो करा, ठीक है। मान लो ये बॉल यहाँ पे थी, यहाँ पहुंची, यहाँ पर आ गई, या फिर बीच में दो और पॉइंट मान लो, ये और ये, ठीक है। हमने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, ठीक है। हमने कहा इस बॉल को जब हमने फेंका तो बॉल के पास जो इनिशियल एनर्जी थी मान लो वो थी 10 जूल। कितनी थी? 10 जूल। हमने लेकिन मान लो जब पहले ये नीचे ग्राउंड पर रखी थी, हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, राइट। जब हमने फेंका तो हमने इसको एनर्जी दी, तो हमने इसको एनर्जी दी तो इसके पास कौन सी एनर्जी आई? वेलोसिटी आई। वेलोसिटी आई मतलब काइनेटिक एनर्जी आई। सर इसको डिकोड करो तो यहाँ पर जो बॉडी का मतलब बेस लाइन है, यहाँ पर जिसके पास एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और ये मैक्सिमम है बच्चों। कितनी होगी? पूरी की पूरी 10 जूल। मान लो 10 जूल एनर्जी दी, जैसे जैसे इस ऊपर जाती जाएगी 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 जाएगी, तो सर ऊपर जाते 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 इसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी। सर इसकी वेलोसिटी तो कम है लेकिन इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, और हाइट के बढ़ने से कौन सी एनर्जी आती जाएगी सर? mgh।
मतलब सर धीरे धीरे से एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। मान लो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, अब इसके ऊपर नहीं जा सकती है। अगर ये मैक्सिमम हाइट पे है, इसका एच मैक्स है, ये इसके ऊपर नहीं जा सकती, मतलब सर अब इसको नीचे ही आना पड़ेगा और मैक्सिमम पॉइंट पे पता होगा आपको वेलोसिटी बिकम्स जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो हाफ एम वी स्क्वायर से, हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी है जीरो। तो मतलब पूरी की पूरी एनर्जी जो थी किसमें कन्वर्ट हो गई सर, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी कन्वर्ट कितनी हो गई, 10 जूल, क्योंकि एनर्जी के नीदर भी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा 10 कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल में। फिर ये ऊपर से नीचे आएगी तो दोबारा से हाइट देखो कम हो रही है, ऊपर से नीचे आएगी, हाइट कम, हाइट कम, हाइट कम, हाइट कम, हाइट कम, लेकिन इसकी वेलोसिटी जीरो से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर नीचे आके अब पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक में। तो यहां पर काइनेटिक हो गई 10, बल्कि पोटेंशियल हो गई जीरो, क्योंकि हाइट हो गई जीरो। ऐसे बीच के मिड पॉइंट भी होंगे जहां पर 5 और 5 हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल 5 हो जाएगी और काइनेटिक भी 5 हो जाएगी। क्या जरूरी है 5 ही हो, नहीं सर, अगर इधर बात करेंगे तो इस पॉइंट पे देखो अभी हाइट पूरी आधी नहीं हुई है, आधी से भी कम है, तो सर पोटेंशियल कुछ कम रहेगी लेकिन काइनेटिक थोड़ी ज्यादा रहेगी। लेकिन इस पॉइंट पे काइनेटिक कम हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगी क्योंकि हाइट बढ़ गई है। तो ऐसे करके खेल चलता रहेगा, लेकिन हर पॉइंट पे जो टोटल सम होगा वो 10 ही रहेगा। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही बात वो कहता है। जैसे पेंडुलम में क्या बात कह रहा है वो, अब पेंडुलम में भाई 3 कंडीशन होती हैं। एक हमारे पास जब पेंडुलम मूव करता है तो पेंडुलम की एक होती है हमारे पास मीन कंडीशन, और जब इधर जाता है तो ये एक्सट्रीम राइट वाला, और जब इधर जाता है तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाला। हमने कहा जब ये मीन है, जब ये मीन है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जब ए पे है वो बॉब, जब ए पे है तो ए पे जब वो है तो वो हाइट बेस लाइन से जीरो है, मतलब उसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी पे। लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा अब उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, मतलब वेलोसिटी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, मतलब पूरा पूरी एनर्जी जो हो गई वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मान लेते हैं यहाँ पे भी 10 जूल एनर्जी थी, तो ये 10 जूल कन्वर्ट हो गई है यहाँ के 10 जूल में। फिर नीचे आएगा, 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 हाइट कम होगी, कम होगी, कम होगी, हाइट कम होगी, पोटेंशियल कम होगी, पोटेंशियल कम होगी, तो कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक में। वेलोसिटी बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, दोबारा यहाँ से आएगा, यहाँ पे उसको बोलेंगे हाफ ऑसिलेशन, जाना और आना। जब ये आ गया तो दोबारा से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दोबारा से 10 हो जाएगी, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी क्योंकि हाइट जीरो हो गई। फिर इधर जाएगा तो सेम कंडीशन होगी जो यहाँ पर हुई थी, पोटेंशियल बढ़ती जाएगी और काइनेटिक यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे जीरो जाएगी। एक बीच वाले पॉइंट भी आएंगे इसमें जहाँ पे दोनों बराबर होंगी। दैट इज व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है और आना भी चाहिए। लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी वो mgh होगी। जैसे मैंने यहाँ आपसे कहा, मान लेते हैं कि भैया बॉडी को यहाँ से फेंका गया और फेंका गया तो टोटल एनर्जी थी उसके पास कितनी थी नीचे से, सर टोटल एनर्जी तो काइनेटिक ही थी, पोटेंशियल जीरो थी। लेकिन ऊपर जाते थे देख रहे हो, कुछ काइनेटिक हुई, कुछ पोटेंशियल हुई, और ऊपर के काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम। दैट इज व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, चलो पॉइंट ए पे मानते हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए पे मैक्सिमम हाइट है, बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, मालूम ऊपर से छोड़ रहे हैं, अब पकड़े हुए हैं तो वेलोसिटी जीरो, लेकिन हाइट तो है बॉडी में, हाइट तो है, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी उसके पास स्टोर है, स्टोर है, मतलब mgh तो है, लेकिन काइनेटिक जीरो है। लेकिन जैसे जैसे बॉल नीचे आई उसने कुछ हाइट कवर करी, हाइट कवर करी मतलब हाइट कम हो गई। सर अगर पूरी पहले h थी और वो x डिस्टेंस नीचे आ गई है तो h माइनस एक्स बचा ना भाई, पहले 10 था, अगर 3 नीचे आ गया है तो 10 माइनस 3 दैट इज व्हाट 7 मीटर हाइट बची ना भाई, ठीक है। तो सर बाकी जो ये वाली एनर्जी थी जो जितनी ये कवर करी, सर ये तो पोटेंशियल में कम हो गई, हाइट कम हो गई, तो ये गई कहाँ सर, जो x वाला पार्ट था ये गया काइनेटिक में, और बचा हुआ 10 माइनस 3 h माइनस एक्स गया mg h माइनस एक्स के लिए पोटेंशियल में, हो गया बचा है। लेकिन और अगर नीचे आ गई तो फिर हाइट तो जीरो हो गई, हाइट जीरो मतलब पोटेंशियल जीरो, मतलब अब जो पूरी हाइट थी mgh था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक में, और काइनेटिक कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में। देख पा रहे हो आप, काइनेटिक का कन्वर्जन पोटेंशियल में हो गया है और पोटेंशियल का कन्वर्जन काइनेटिक में हो गया। दैट इज व्हाट इज आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो। अगर ऐसा ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ को ऐसा दिखता है, ठीक है। दैट इज द ग्राफ फॉर द एनर्जीज, आपके में बुक में बना होगा। बी बी के लिए हमें देखा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बी पे, मानो तो बी पे अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी वन स्क्वायर, और जो वी होता है वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g हाइट, और हाइट कवर करी है बी पॉइंट पे जो वो है x, तो 2gx,
तो अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान रहे हैं, u को 0 मान रहे हैं इनिशियल पे, तो u 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2g x के बराबर। तो v की जगह यूज करा हमने 2gx, फॉर्मूला आ गया हाफ से हाफ कट के mgx। देख पा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। सर पोटेंशियल कितनी बची? सर h माइनस एक्स कम हो गई, तो h माइनस एक्स बची। लेकिन अगर टोटल सम निकालोगे तुम इस पॉइंट पे, काइनेटिक पोटेंशियल का ये आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करने के लिए, पूरा ऐसे ही करोगे। पहले ए पे मानोगे, पहले ए के लिए मानोगे भाई ये वाला, फिर बी के लिए मानोगे, पूरी डायग्राम बनाओगे, फिर बॉल को पोटेंशियल ड्रॉप करोगे, वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये आ गई, टोटल एनर्जी निकालो सर दिस प्लस दिस। अब देखो अगर ये करोगे तो mgh और mgx होगा, mgx से इसको ओपन कर लो, mgx प्लस mgh माइनस mgx, इससे ये पार्ट कट जाएगा तो बचेगा कितना? mgh। तो वैसे बार बार बोल रहा हूँ टोटल एनर्जी। अब सी पॉइंट पे आ जाओ, तो सी पॉइंट पे दोबारा से जो V2 आ गया वो हो गया 2gh, क्या तो पूरी हाइट नीचे आ गई है बॉडी की, पूरी हाइट नीचे, तो mgh हो गई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल हमारी हो गई 0। दोबारा से सम करोगे तो mgh। तो एट एनी पॉइंट यू कैन सी द टोटल एनर्जी इज व्हाट, एट एनी पॉइंट द टोटल एनर्जी इज व्हाट। सर mgh यहाँ पर भी है, सर mgh यहाँ पर भी है, और सर mgh यहाँ पर भी है। इसका मतलब है एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, वो कंजर्व ही है तीनों पॉइंट पे, ए बी और सी पे। दैट इज व्हाट इट सेज एज रिमेन कांस्टेंट एंड दिस इज द मैकेनिकल एनर्जीज कंजर्व। ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके प्रूविंग को पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि वहां पे कोई दिक्कत ना हो। और सेम हम लोग पेंडुलम के लिए भी कर सकते हैं। मैंने आपसे बताया था पेंडुलम के लिए अगर मीन पॉइंट में मानोगे, ए पॉइंट में मानोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी पूरी mgh, जो कि कन्वर्ट हो जाएगी इधर जाने पे पूरी पोटेंशियल पे काइनेटिक 0, इधर जाने पे पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक 0। ओके, दैट इज अबाउट द हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। आप इसको भी एक बार चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। वही करना है, काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर लगाना है और v की जगह √2gh रखना है, इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानते हुए। एज सिंपल एज दिस। अब बताना मुझे कि क्या आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ आया। एक एनर्जी का जो फॉर्म है एक बार उसको चाहो तो और सुन लो बस। पता है आपको कि भैया विंड एनर्जी क्या होती है, जो हवा से होती है। टाइडल एनर्जी क्या होती है, जो टाइड से आती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, जो न्यूक्लियस से क्रिएट होती है। सोलर एनर्जी क्या होती है, जो सन से आती है। और थर्मल एनर्जी क्या होती है, जो हीट से प्रोड्यूस होती है। तो इनके फॉर्म जो हैं आपको उसका बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं और आपको वो आने चाहिए, जो मैंने आपको पीछे कराए भी थे 5-6 क्वेश्चंस वो वाले। इसके न्यूमेरिकल्स कुछ प्रैक्टिस कर लो एंड यू आर सेट टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से इसको तैयार कर लो भाई, बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है और पूरे मार्क्स लाएगा। सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक पेज में लिख के अपने 1 पेज समरी नोट्स बना के चलो, फॉर्मूलाज को लिखते हुए चलो, अपने सीट्स पे अपने स्टडी डेस्क पे उसको चिपकाते हुए चलो, जिससे कि एंड मोमेंट आप उनको रिवाइज कर पाओ। आई होप दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू ऑल, क्योंकि यही भैया टाइम है पढ़ाई का, और इस समय नहीं पढ़ाई करी तो आपकी पिटा चड्डी होगी गीली, क्योंकि पापा की उतरेगी बेल्ट, ठीक है, और नहीं तो हमारी उतर जाएगी अगर आप हमारे सामने आए तो, और पढ़ाई ना करी तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए, डांटना पटकाना ना पड़े आपको, मार्क्स लाने हैं। पहला पड़ाव है, बोर्ड्स है हमारा, और पहली बार हमें मौका मिल रहा है खुद को प्रूव करने का, तो भाई अब बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के। वो होगा तभी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपने न्यूमेरिकल सारे लगाए होंगे, आपने डिफरेंट बुक्स को रीच करा होगा, एटलीस्ट कंसाइज का लेवल आपने टच करा होगा, एक क्वेश्चन बैंक लगाई होगी और पीवाईक्यू लगाए होंगे, तो ही हमारा पूरा जो आनंद है पढ़ाई का वो आएगा, और हमारे मिलेंगे कहीं ना कहीं 90 95 प्लस वाली रेंज, और या तो फुल आउट ऑफ फुल भी, अगर आपने बिल्कुल सही स्ट्रेटजी को फॉलो करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता दो कि क्या मजा आ रहा है और कौन कौन से वीडियो को जल्दी चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, वो बताते हुए चलो। अगर अच्छा लग रहा है तो टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज दैट्स व्हाट्स मोटिवेट्स अस। आपने पहले वाले वीडियो में भाई कमेंट्स करे, बहुत अच्छा लगा, हमने रिप्लाई भी करे, उसके रिवर्ट भी करा आपको, और वो बहुत मजा आता है जब आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। वी टेक इट वेरी पॉजिटिवली। इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू टेक इट फॉरवर्ड। और भाई जो शेरो शायरी का दौर है चलता रहेगा, बस अपना प्यार बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।